इस क्वेश्चन में अपने को बोला है किसी एक्सपेरिमेंट में ए बी सी एंड डी में परसेंटेज एरर अपने को गिवन है। यहाँ पे परसेंटेज एरर अपने को दी गई है। उसके बाद अपने को पूछा है कि जो पी का फॉर्मूला है ए बी के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर गिवन है और ये रिलेशन इस तरीके से, और फिर अपने से पूछ रहा है कि पी में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वेयर अपॉन सी डी। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको देखें अपन किस तरीके से लिख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं कि भाई एरर में अपन ने सीखा है कि डेल्टा पी बाई पी लिख सकते हैं इसको। चलिए इक्वल्स टू, आगे देखिए जो ए क्यूब है इसमें पावर क्या आ जाती है, सामने आ जाएगी, पावर सामने आ गई तो 3। ए को अपन लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए अपने को परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। प्लस आगे देखें बी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर को अपन लिख सकते हैं 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आ गया। बी को क्या लिख सकते हैं डेल्टा बी बाई बी, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस देखें सी डिवाइड में है लेकिन एरर में अपन मैक्सिमम एरर फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो साइन हमेशा किसका लिया जाता है, प्लस का। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, ठीक है। और इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं आगे प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, इसको भी लिख सकते हैं। अब देखें अपने को ये पूरा का पूरा ओवरऑल पूछ रखा है कि भाई इसको फाइंड करके दे दिए कि परसेंटेज एरर पी, इसी को अपन बोलेंगे परसेंटेज एरर इन पी। ये तो अपने से पूछा है। इसको देखें 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। अपने को दिया है कि ए में परसेंटेज एरर कितना है 1% है, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं 1% रख सकते हैं। तो 3 इंटू 1%, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100% अपने को कितना दिया है 2 दिया है, तो इसकी जगह रख देते हैं 2%। प्लस आगे देखें डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% आपको कितना दिए 3%। प्लस इसी तरीके से डेल्टा डी बाई डी 100% दिए 4%। अब इनको अपन ऐड कर देते हैं तो यहाँ से 3 आया, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, जब ऐड किया तो यहाँ से 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 यानी 14% अपना आंसर आया। किस में आया 14% एरर आया पी में, तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, किसी प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पॉइंट ए पर वेलोसिटी गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और अपने से पूछा है कि भाई बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी बताइए। इनिशियल पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी अपने को कितना दिया है, यानी वैल्यू 2 दिया है। वर्टिकल का कितना दिया है 3 दिया है। अब बी पे देखें ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो आज भी डायरेक्शन ये रहेगा यानी ऐसे रहेगा और वैल्यू 2 का 2 रहेगा। अब देखें ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे बात करें जैसे वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड वर्टिकल होगा तो इस तरीके से नीचे की ओर होगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सेम हाइट पे वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो सेम होता है। तो ये 3 है तो मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो 2i कैप और यहाँ पे देखें माइनस का 3j कैप, ये अपना आंसर होगा। तो ये आंसर अपना थर्ड ऑप्शन मैच करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और इसमें आगे अपने को दिया है कि h1 डिस्टेंस है जो पहले 5 सेकंड में कवर करता है, h2 डिस्टेंस इसके अगले 5 सेकंड में और h3 इसके अगले 5 सेकंड में कवर करता है। तो अपने से पूछा है कि h1 h2 और h3 में रिलेशन क्या होगा। तो इसके जैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी याद रखना होता है, लेकिन अपन इसमें कंप्लीट मेथड सीख लेते हैं कि कंप्लीट जैसे इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट अपन मान लेते हैं कि h हाइट है, और इस h हाइट के अपन 3 सेगमेंट कर देते हैं। पहला सेगमेंट देखिए कि पहले 5 सेकंड में इतना कवर किया होगा, दूसरे 5 सेकंड में इतना कवर किया होगा और तीसरे 5 सेकंड में यहाँ तक कवर किया होगा। तो पहले 5 सेकंड में कितना h1, दूसरे 5 सेकंड में कितना h2 और तीसरे 5 सेकंड में कितना h3, क्योंकि ये पहले 5 सेकंड है अपने, ये दूसरे 5 सेकंड है और ये आखिरी के 5 सेकंड है। तो अपने को जो फाइंड करना है ना वो फाइंड करना है कि
अपना जो H1, H2 और H3 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले H1 को फाइंड करते हैं। तो देखें इक्वेशन कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे जो अपना रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो अपन S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगा सकते हैं। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो S कितना है, S यहाँ पे H1, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन, जैसे दिया है कि अंडर ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया जी इंटू टी, कितना टी 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सोल्व करते हैं ना, तो ये 25 जी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 25 जी डिवाइडेड बाय 2, ये अपना आया H1। इसी तरीके से अपन H2 फाइंड करना चाहते हैं कि H2 का वैल्यू क्या आएगा। तो H2 को फाइंड करने के लिए देखें कि H2 फाइंड करना है तो या तो फिर इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि अपन यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन लगाएं। तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो H2 नहीं आके S2 आएगा मान लीजिए। तो S2 को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो S2 क्या आएगा, तो S2 के लिए इक्वेशन लगाएं। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना g, तो हाफ g और t कीजिए कितना 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 का स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आया 100 g डिवाइड बाय 2। तो ये आया अपना S2। लेकिन S2 तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, कैलकुलेट करना था H2। तो H2 क्या होगा भाई, H2 अपना होगा कि S2 में से H1 को माइनस कर दो, तो S2 माइनस कौन सा H1। तो देखें S2 कितना है भाई 100g डिवाइड बाई 2, ये कितना है 25g डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 75g डिवाइड बाई 2। तो ये सेकंड आंसर भी आ गया। अब अपना टारगेट क्या है कि अपना टारगेट है कैलकुलेट करना H3 को। तो H3 को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो H3 के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन लगा देते हैं और मान लीजिए कि अपना S3 आया। तो सबसे पहले S3 को कैलकुलेट करते हैं। तो S3 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना g इंटू टाइम कितना, टाइम होगा 5 तो 15, तो 15 का होल स्क्वायर। जब सोल्व करते हैं ना इसको तो ये आएगा 225 g डिवाइड बाय 2। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना था H3। तो अपन कह सकते हैं कि जो H3 होगा ना, H3 क्या होगा देखें, H3 ये चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि H3 जो होगा वो S3 माइनस S2 कर सकते हैं। तो S3 माइनस S2, S3 कितना है, S3 अपना अभी कैलकुलेट किया 225, S2 कितना है, S2 अभी कैलकुलेट किया 100। तो ये आंसर जो आएगा 125g डिवाइड बाय 2 आएगा। लेकिन अपने से पूछा था कि H1, H2 और H3 में रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए देखें क्या कर सकते हैं कि H1 वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, देखें कि सभी के इक्वल 1 कर दें। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि H1 डिवाइड बाय 25g डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H2, और यहाँ पे देखें इस वाली क्वांटिटी को डिवाइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 75g डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से H3 125g डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें 2 सब कैंसिल आउट हो जाए, 25 3 जा ये 5 जा। तो जो अपना आंसर आया ना वो आंसर क्या है देखें, H1 इक्वल्स टू H2/3 और ये आया अपना H3 डिवाइड बाय 5। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि सेकंड आंसर इसका आएगा। लेकिन यदि अपन इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखें क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट एक सिंपल सा मेथड है कि अपने को ये एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है कि कोई भी जैसे पार्टिकल है उसको ड्रॉप कर दें यानी u इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वल टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करता है उनका जो रेशियो होता है वो x, पहले में x डिस्टेंस कवर करेगा तो आगे वाले इक्वल, जैसे ये t सेकेंड है तो ये भी t सेकेंड हो तो आगे वाले t सेकेंड में वो कवर करेगा
3x, क्योंकि देखें जैसे अपन u इक्वल टू 0 स्पीड सबसे कम, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है पार्टिकल स्पीड बढ़ता जाता है, और स्पीड बढ़ने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, तो आगे वाली टीम में कितना कवर करेगा 5x। तो ये अपना रेशियो हो गया किसका, कवर्ड डिस्टेंस का। तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, ये h1 इक्वल होगा, ये किसके इक्वल, ये h2 के, और ये फिर किसके इक्वल h3 के। अब देखें यहाँ से अपन क्या लिख सकते थे, यहाँ से लिख सकते थे वापस वही कि h1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा h2 अपॉन 3x इक्वल्स टू क्या होगा h3 अपॉन 5x। तो आंसर वही आ गया, x से x कैंसिल आउट, तो वापस से कौन सा आंसर है, सेकंड। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिए कि किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दें तो इक्वल टाइम पीरियड में, सक्सेसिव इक्वल टाइम पीरियड में उसका जो डिस्टेंस कवर का रेशियो होता है वो 1:3:5:7 यानी ओल्ड रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ब्लॉक हैं जिनका मास m 2m 3m है, जो किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आगे उसने लिखा है कि एक फोर्स कैपिटल F किसी एक ब्लॉक M पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये सारा सिस्टम है वो कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है। तब अपने से पूछा है कि जो 2m का ब्लॉक है, यानी 2m मास का जो ब्लॉक है, उस पे नेट फोर्स कितना होगा। देखिए अपना जो फॉर्मूला होता है एफ नेट का, तो एफ नेट इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ नेट अपने को फाइंड करना है, तो मास तो अपने को पता है कि 2m होगा, एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते तो अपना आंसर आ जाता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम है वो कांस्टेंट स्पीड, अब देखिए डायरेक्शन इसका अपवर्ड है, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, एक्सीलरेशन, क्योंकि a इक्वल्स टू होता है dv/dt, a इक्वल्स टू क्या होता है dv/dt। ये क्वांटिटी जब कांस्टेंट है तो अपन कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन कितना आएगा 0, तो एक्सीलरेशन आ गया 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन 0, और एक्सीलरेशन जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो एफ नेट भी कितना हो जाएगा 0। तो इस वजह से ब्लॉक 2m पे जो एफ नेट होगा उसका वैल्यू 0 होगा, और ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिए है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाफ अपर पोर्शन स्मूथ है, ये पोर्शन स्मूथ है, इसका लोअर हाफ पोर्शन जो है वो रफ है, और एक जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो इनिशियल जो स्पीड है वो 0 है, तो यहाँ से अब स्पीड गेन करेगा, उसके बाद फ्रिक्शन होगा तो रिटार्डेशन जैसा होगा, और बोला है कि जब बॉटम पे आता है तो उसका स्पीड वापस कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ये कंडीशन अपने को गिवन है। अपने से पूछ रहे हैं कि इस वाले रीजन में ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपने को फाइंड करके देना है म्यू। तो अब इसके 2 मेथड होते हैं, एक काइनेमेटिक्स से जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्मूथ सरफेस के लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फिर रफ सरफेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फिर उन दोनों से सोल्व करें तो आंसर अपना आ जाएगा। लेकिन उससे जल्दी अपने को करना हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपने यहाँ पे फोर्स, अब इसको थोड़ा सा आगे और लिखें तो वर्क डन बाय ऑल में क्या हो सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए कंजर्वेटिव फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो काम कर रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है, जो इस रफ सरफेस वाले में लग रहा है, तो W फ्रिक्शन। एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं तो उसका वर्क डन 0 हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल जो स्पीड है वो भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी। तो ग्रेविटी के लिए देखिए कि कोई भी ब्लॉक यहाँ पे जब होगा तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, इधर की साइड mg sin थीटा होगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यदि अपन इसका पूरा लेंथ s ले लें, या सॉरी l ले लें, तो ये जो लेंथ होगा वो l/2 होगा,
और ये जो लेंथ होगा वो भी L/2 होगा। तो अपन कह सकते हैं ग्रेविटी इस पूरे इंक्लाइन प्लेन के स्लोप के लिए लगेगा, यानी ग्रेविटी जो काम करेगा वो L लेंथ के लिए काम करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, फोर्स हो गया mg sin थीटा, और जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L हो गया। चलिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस वाले रीजन में एक्ट ही नहीं कर रहा, फ्रिक्शन ओनली रीजन कौन से रीजन में काम कर रहा है, रफ में, तो रफ वाला है L/2। अब देखिए फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, इसमें अप ऊपर की ओर होगा, तो इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन होगा क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा माइनस में नेगेटिव वर्क डन के लिए लगा दिया, तो फोर्स होगा म्यू mg कोस थीटा। ये देखिए कोस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आता है एन ऐसे होता है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अपना आता है mg कोस थीटा, तो एन लिख दिया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू की जगह म्यू, एन की जगह क्या लिख दिया mg कोस थीटा। लेंथ कितना होगा L/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा और L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन यहाँ से लिख सकते हैं देखें कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, और एक अपना म्यू भी आएगा μ/2। तो अपने को म्यू फाइंड करना था, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा अपना 2 इंटू ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को एक फोर्स दिया है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, वो किसी 2 kg के पार्टिकल पे लग रहा है, और उस पार्टिकल को वो इस पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस कर देता है। तो इस पोजीशन को अपन r1 वेक्टर बोल देते हैं और इस पोजीशन को r2 वेक्टर बोल देते हैं। तो फिर अपने को पूछा है कि वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के द्वारा। तो अपन सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, तो वो होता है आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन थी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इसमें से माइनस करना है इनिशियल को। तो इनिशियल वैल्यू कितना है 2i कैप, यहाँ पे j का कोई वैल्यू नहीं है तो 0j कैप और प्लस k कैप। अब इसको माइनस करते हैं i की टर्म में से i को, तो 4i कैप माइनस 2i कैप, तो आंसर आएगा अपना 2i कैप। 3j कैप माइनस 0, तो कितना आएगा 3j कैप माइनस के, तो यहाँ पे अपना आंसर है माइनस 2k का। ये आया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एफ वेक्टर अपन ने अभी देखा था क्या था, एफ वेक्टर था अपना 3i कैप प्लस जे कैप, इसका डॉट करिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट अपने को करना आता है i को i के साथ, तो i को i के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 यानी 6, और j को j के साथ, तो j की टर्म में अपना आ जाएगा 1 इंटू 3, यहाँ पे k की टर्म है नहीं तो k का 0, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, और ये अपना आंसर आया 9, और वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल, तो अपना आंसर आ गया 9 जूल। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि एक रॉक है जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जिनमें से कोई 2 पार्टिकल जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं। देखें सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपन कि मान लीजिए कोई भी रॉक ये होगी और ये अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और उसमें से 2 पार्ट, जैसे एक पार्ट अपन मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है जिसका मास 1 kg है, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, 1 kg उसका मास है, स्पीड उसका है 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्टिकल इससे 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये ऐसे जाएगा, इसका जो मास है वो 2 kg है, और जो स्पीड है इसका वो 8 मीटर पर सेकेंड है। अब अपने से पूछ रहा है कि जो थर्ड पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसका मास बताइए। अब देखें इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी बॉडी पे जब एफ एक्सटर्नल 0, क्योंकि अपन कहते हैं कि एक्सप्लोजन वाले केस में जो फोर्स एक्ट करते हैं वो इंटरनल फोर्स एक्ट करते हैं, तो इंटरनल फोर्स एक्ट करते हैं तो एफ एक्सटर्नल जो होता है उसका वैल्यू होता है dp/dt,
dt और F एक्सटर्नल अपन कह रहे हैं 0 है, तो यहाँ पे dp इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अपने को ये बोलना पड़ेगा कि जो dp इक्वल्स टू 0 यानी अपन कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 0। तो डेल्टा p इक्वल्स टू 0 यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बार और समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। किसी भी बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स जब 0 होते हैं तो उसका जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा। अपन यहाँ पे देखने वाली है कि जो रोक स्टार्टिंग में है वो अपन रेस्ट में मान सकते हैं कि रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। अब देखिए फाइनल मोमेंटम 0 कैसे हो सकते हैं। जैसे इस पार्टिकल का मोमेंटम माने अपन p1 होगा, इसका p2 होगा, तो जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम ऐसे होगा, तभी जो नेट मोमेंटम है वो 0 हो सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मोमेंटम आएगा कुछ ऐसे आएगा, और फिर ये वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम को कैंसिल कर देगा, ओवरऑल इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो अपन यहाँ से लो लिखें तो कह सकते हैं कि p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब देखें अपने को जो फाइंड करना है वो m3 फाइंड करना है, यानी थर्ड पार्टिकल का मास। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, देखें कि p3 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें। यहाँ पे देखें ये अपन ने वेक्टर की फॉर्म में लिखे। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आएगा p3। ये p1 और p2 के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर। देखिए ऐसे आएगा। p1 का वैल्यू है कि पहले पार्टिकल का अपना मोमेंटम क्या होगा। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम देखिए, मोमेंटम जो p का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 v1 m2 v2। इसके लिए अपन होगा m1 v1, तो m1 v1 कितना है 12 इंटू 1, तो यहाँ से आएगा अपना 12। 8 इंटू 2 तो यहाँ से आएगा 16। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12 स्क्वेयर प्लस 16 स्क्वेयर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 144 और 16 का स्क्वायर होगा 256 और ये होगा अपना 400 और 400 जब बाहर आएगा तो आंसर होगा 20। यानी अपने P3 का जो वैल्यू आया वो 20 आया, लेकिन अपने को तो मास फाइंड करना था। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो P3 होगा वो किसके इक्वल होगा, P3 इक्वल्स टू M3 V3 इक्वल्स टू 20। तो M3 अपने को फाइंड करना है, V3 अपने को दिया है कितना है, V3 है 4 kg, तो सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड, तो V3 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से जो M3 का आंसर आया वो अपना आंसर आ गया 20 डिवाइड बाई 4 यानी 5 kg। तो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपना होगा 5 kg। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक रोड है PQ जिसका मास कैपिटल M है, लेंथ L है और इसको P पॉइंट पे हिंज कर दिया गया है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये यदि रोटेट होने की आवश्यकता हो तो रोटेट हो सकती है। अब इस रोड को हॉरिजॉन्टल रखा गया है किसी एक स्ट्रिंग से बांध के, पॉइंट Q से एक स्ट्रिंग को बांध के इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है। अब क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं। जैसे यहाँ से अपन ने कट कर दिया, तो कट करने के तुरंत बाद आपसे पूछे है कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखें जैसे ही अपन इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद इस पॉइंट के अबाउट ये जो रोड है वो इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ये मोशन है ना वो प्योर रोटेशनल मोशन है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में जैसे अपन यहाँ पे बात करें कि मोशन अपना है प्योर रोटेशनल, तो प्योर रोटेशनल में अपना जो फॉर्मूला लगता है, जैसे ट्रांसलेशनल में F इक्वल्स टू M में लगता है, इसी तरीके से प्योर रोटेशनल में टॉक इक्वल्स टू आई अल्फा लगता है। तो अपने को फाइंड क्या करना है जी, अपने को फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए अल्फा इक्वल्स टू आएगा टाउ अपॉन आई, टाउ अपॉन आई। तो यहाँ से देखें दो क्वांटिटी की अपने को रिक्वायरमेंट है, एक अपने को टॉर्क की और एक को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की।
तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए देखें कि टॉर्क को कैलकुलेट करना है तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट अपने को होती है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की और एक किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन इस रोड को कट करते हैं तो इसको रोटेट करने वाला फोर्स कौन सा होगा। रोटेट करने वाला फोर्स होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला mg, यानी mg जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी mg जहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। बोला रोटेट किसके अबाउट हो रहा है, बोला p के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये mg वाला पॉइंट तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, और जो ये p पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट अपन टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो लेंथ इसकी रिक्वायरमेंट अपने को पड़ती है, तो ये लेंथ होगी l/2। तो यहाँ से अपन देखें टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क इक्वल्स टू एफ कितना है mg, और इस फोर्स से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जिस पॉइंट के अबाउट अपन फाइंड करना चाहते हैं वहां की उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना l/2। तो यहाँ से आंसर आया टॉर्क का mg l/2। अब अपन बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। तो P के अबाउट रोटेट हो रहा है तो किसी एक कॉर्नर से गुजरने वाले पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है किसी रोड का। तो I का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा मास ऑफ रोड इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ml/3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। टॉर्क का वैल्यू आया अपना कितना mg l/2 अपॉन ml² डिवाइड बाय 3। जब यहाँ से सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3g अपॉन 12, 3g अपॉन 12। तो अपना फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोला है कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो किसी कर्व सरफेस पे रोलिंग अप यानी प्योर रोलिंग करता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है v है, और उसके द्वारा जो अचीव मैक्सिमम हाइट है वो 3v²/4g है इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। फिर अपने से पूछा है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, रिंग होगा या सॉलिड स्फीयर होगा या होलो स्फीयर या डिस्क होगा। तो देखें क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन होगा, इस पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इन चार में से। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पे प्योर रोलिंग करता हुआ ऊपर की ओर जाता है, और कुछ हाइट कवर करने के बाद ये मान लीजिए रेस्ट में आ जाता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है, और इस तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया है और या हाइट कवर किया है वो है 3v²/4g। ये इसका हाइट हो गया। अब इस पोजीशन को अपन इनिशियल पोजीशन मान सकते हैं, ये फाइनल मान सकते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन को बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करते हैं। अपन क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। देखिए इनिशियल अपन लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल की बात करें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी देखें प्योर रोलिंग के केस में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रांसलेशनल होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², रोटेशनल होगी हाफ I⍵²। ये तो हो गया अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये अपना ट्रांसलेशनल, ये अपना रोटेशन। बात करें इनिशियल पोटेंशियल की, तो ये देखें ये जो है इनिशियल में ये रेफरेंस फ्रेम, इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम पे अपन पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। काइनेटिक फाइनल की बात करें तो काइनेटिक फाइनल यहाँ पे रेस्ट है, न तो रोटेट कर रहा है न ही आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं काइनेटिक टोटल कितना होगा 0। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल यहाँ पे देखें क्या होगा, पोटेंशियल अपन कह सकते हैं कि mg इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो हाइट ये अपने को गिवन है, तो अपन लिख सकते हैं mg इंटू h। अब थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, हाफ mv² प्लस
हाफ आई को लिख सकते हैं अपन मास इंटू के स्क्वेयर, और ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाय आर स्क्वेयर, वी बाय आर का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है, आई एम के स्क्वेयर होता है, ओमेगा होता है वी बाय आर का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू एम जी, एच अपने को गिवन है क्वेश्चन में 3v² अपॉन 4g। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करें तो देखें, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ हाफ mv²। तो हाफ mv² जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हाफ mv² कॉमन लिया तो 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर बचा। इधर क्या बचा देखें, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपन 3mv² डिवाइड बाय 4। देखें अब और सॉल्व करें, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 4, तो यहाँ v² से v² कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपना बचा क्या है, 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2। ये अपने को याद रखने होते हैं कि के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर 1/2 किसके लिए होता है। तो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स 1/2 या तो अपना सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है या फिर डिस्क के लिए होता है। तो सॉलिड सिलेंडर अपने ऑप्शन में है नहीं, लेकिन डिस्क अपने ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डिस्क होगा। तो फोर्थ आंसर अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपना ग्रेविटेशनल चैप्टर से है। इसमें दिया क्या है कि एक बॉडी जिसका मास m है, इसको अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पे ले जाया जाता है, और वो हाइट h आपका जो है वो रेडियस का डबल है, h इक्वल्स टू 2r पे ले जाया जाता है। तब अपने को बताना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। एक बार देखते हैं सिचुएशन क्या है। मान लीजिए ये अर्थ है, और इस अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को कितना ऊपर ले जाया जाता है, 2r ऊपर ले जाया जाता है। तब अपने को पूछा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन देख लेते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू mgh 1 प्लस h बाय आर। ये अपना फॉर्मूला होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि mgh कितना है, h अपना है 2r गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन 1 प्लस h की जगह 2r डिवाइड बाय r। जब इसको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आता है 2mgr डिवाइड बाई, यहाँ से देखें r से r कैंसिल आउट, डिवाइड बाय 3, यानी 2/3 mgr अपना आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अपना ग्रेविटेशनल चैप्टर से, और इसमें बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी, यानी इनफाइनाइट बॉडीज हैं, और हर एक का जो मास है वो 2 kg है, और उन सभी को एक्स एक्सिस पे रखा गया और डिस्टेंस इसकी दी गई है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर पे रखे गए हैं ओरिजिन से। तो अपने को पूछा कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ओरिजिन पर इन सभी मास की वजह से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू -gm अपॉन r, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, देखें कि x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी इस 2 kg की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और आने वाले इनफाइनाइट बॉडीज की वजह से यहाँ पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपन को लिखना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ut, तो इसको अपन लिखते हैं u1 की वजह से, u2 की वजह से, u3 की वजह से, u4 की वजह से, और ऐसे अपनी इनफाइनाइट टर्म आ जाएगी। अब देखें कि ut आगे लिखते हैं, तो ut में u1 जो आएगा वो इस 2 kg की वजह से जो 1 मीटर पे, तो इसकी वजह से अपन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए -g, मास कितना है 2, तो मास लिख दिया 2, अपॉन डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, तो 1 मीटर, तो 1 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड की वजह से लिखें तो -g, मास उसका भी 2 kg पर डिस्टेंस उसका 2 है। इसी तरीके से थर्ड की वजह से लिखें g, उसका मास भी 2 kg और जो डिस्टेंस है वो इसका 4 है। तो इस तरीके से हो गया, और ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक जाने वाले। अब देखें इस सीरीज का अपन समेशन करें तो कॉमन ले लेते हैं -g इंटू 2, यानी माइनस का 2g अपन ने कॉमन ले लिया, 2g कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा देखें, अंदर बचा यहाँ पे बचेगा 1/1
देखिए माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर प्लस का बचा 1/2, यहाँ पे देखें 1/4, आगे वाली टर्म होती तो उसमें होता 1/8 और ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहती। अब देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है अपनी, ये क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होता है उसका जो सम होता है, उस सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म, 1 है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो ये क्वांटिटी अपन फाइंड करने के बाद इसका सम करते हैं, तो यू टी इक्वल्स टू -2g। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म अपना क्या है, फर्स्ट टर्म में अपना 1 है तो 1 रख देते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। देखें कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो अपना कॉमन रेशियो आ गया 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो अपना जो आंसर आया टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो आया -4g। तो अपने को इसमें से फोर्थ ऑप्शन अपना सही आंसर होगा -4g। क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना है वो इलास्टिसिटी चैप्टर से। इसमें क्या दिया है कि 4 वायर हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उन पे सेम टेंशन फोर्स अप्लाई किया जाए तो कौन से वायर में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, ये अपने को बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो देखें कि अपन फॉर्मूला जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो वो होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। थोड़ा सा इसको और सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि एफ इंटू एल, देखें बार वाले मल्टीप्लाई हो गए, अंदर वाले मल्टीप्लाई हुए, तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब अपने को इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन की बात करनी है, तो एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को अपन एक साइड कर लेते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू वाई होगा, ये अपना डेल्टा एल आ गया। तो इसमें कुछ क्वांटिटीज अपने को बोला है कि सभी के लिए सेम है, जैसे पहला है सेम मटेरियल, तो मटेरियल सेम होने से वाई सेम हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि सेम टेंशन फोर्स अप्लाई किया गया है तो एफ भी सेम हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एल की जो डिपेंडेंसी है वो लेंथ और एरिया पे है, लेंथ और एरिया पे। तो अब सभी ऑप्शन में से अपने को लेंथ अपॉन एरिया का जो वैल्यू फाइंड करना है और सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। तो इसमें अपन जब फाइंड करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एल अपॉन ए का वैल्यू मैक्सिमम आएगा और इसी वजह से अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ बाय ए लिक्विड डिपेंड ऑन, कि वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि वेटेबिलिटी मतलब किसी भी लिक्विड सरफेस के द्वारा किसी दूसरी सॉलिड सरफेस को कितना वेट करता है, यानी उसके कितना स्टिक होता है, उसी पे डिपेंड करता है वेटेबिलिटी। तो जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपन ये जानते भी हैं कि वेटेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी अपने इसको समझते हैं कंप्लीट थ्योरी को। तो देखें क्या होता है कि सबसे पहले अपन इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्या होता है कि जो लिक्विड सरफेस है उस पर टेंजेंट और जो सॉलिड सरफेस है उस पर टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन 3 एग्जांपल ले रहे हैं कि ये लिक्विड है, वो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड हो सकते हैं। तो एक लिक्विड को ड्रॉप को अपन रखते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप अपने को मिलती है, दूसरे में इस तरीके की और तीसरे में इस तरीके की। तो अब अपन इसके एंगल को देखते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को पता होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जहाँ पे लिक्विड और जो सॉलिड है वहाँ कॉन्टैक्ट में आती है, उसको अपन कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलेंगे। तो ये अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट इसमें है। अब क्या करते हैं देखें कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अपन टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट देखें क्या है कि एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस पे, तो लिक्विड सरफेस ये है। अब लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसे बनने वाली है, लेकिन ध्यान रहे कि लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बनाए वो अवे फ्रॉम सॉलिड सरफेस बनाए। तो अवे फ्रॉम सॉलिड सरफेस कैसे बन जाएगी टेंजेंट, कुछ इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगी। चलो ये बन गया। अब अपने को सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट बनाना है। तो सॉलिड सरफेस पे तो टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, लेकिन कैसे बनाना है, टुवार्ड्स लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस की ओर बनाएं तो ऐसे बन गया। चलिए जी, ये जो अपना एंगल आया ना, ये एंगल
ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट तो ये हुआ। अब इस पे लिक्विड जो सरफेस है उस पे टेंजेंट बनाते हैं, तो लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट और अवे फ्रॉम सॉलिड सरफेस, तो ऐसे बन जाएगा। चलो ऐसे बन गया। अब देखें सॉलिड सरफेस पे कैसे टेंजेंट बनेगा, तो सॉलिड सरफेस पे इस तरीके से टेंजेंट बनाना है कि टुवर्ड्स लिक्विड, तो ऐसे बन जाएगा। तो इस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आया हुआ एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया। थर्ड केस को और देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो सबसे पहले लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट, तो लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ऐसे बन गया। बोला सॉलिड सरफेस पे टेंशन, बोला सॉलिड सरफेस पे ऐसे बन गया। और ये अपना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया जो थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब देखें कि यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफरेंट है। पहले केस में सबसे ज़्यादा एंगल, उसके बाद यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 से कम। तो देख पा रहे हैं कि ये वाला है, इस वाले एग्जाम्पल में सबसे कम सॉलिड सरफेस वेट हुई, इसमें उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इस पे तो लिक्विड जो था वो सेपरेट ही हो गया, यानी सबसे ज़्यादा वेट इस पे। तो अपन कह सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज़्यादा होगा, वेटिंग का जो प्रॉपर्टी है उतना ही कम होगा, और कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम होगा उतना ही वेटिंग जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होगी, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/वेटेबिलिटी। ठीक है जी, ये इसका। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर अपना सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई, जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट इसने दिया Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv, और एक रिलेशन अपने को दिया है कि गामा इक्वल्स टू Cp/Cv और R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो अपने से पूछा है कि Cv का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखें एक मेयर रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये मेयर रिलेशन होता है। अपने को फाइंड करना है Cv, तो अपने को गिवन है कि गामा इक्वल्स टू Cp/Cv। तो Cp को अपन रिप्लेस कर सकते हैं गामा इंटू Cv से। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ गामा इंटू Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो Cv यहाँ से कॉमन ले लें, तो Cv कॉमन लिया तो गामा -1 इक्वल्स टू R। जब सोल्व करते हैं कि Cv का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, तो Cv इक्वल्स टू R/गामा-1। तो ऐसा आंसर अपन सेकेंड आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि एक आयरन पीस को अपन जब गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में इसका जो कलर है वो डल रेड है, उसके बाद रेडिश येलो हो जाता है, और फाइनली जो इसका कलर है वो वाइट आउट हो जाता है। तो इसको अपन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो कौन से लॉ से दे सकते हैं। तो देखें कि जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसके कलर में चेंजेज आ रहे हैं, ये है इसमें। तो देखें कि जैसे अपन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है, यानी लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कलर है, यानी जो कलर है वो किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में होता है। तो इसका सेकंड आंसर अपना सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक गैस को ABC से ले जाएगा। इस क्वेश्चन में एक गैस को A से ले जाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। सबसे पहले देखें वर्क डन अपने को ग्राफ से कैलकुलेट करना है, और वो भी अपने को जो कर्व दिया है वो PV कर्व दिया है। W इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू एरिया अंडर PV कर्व, यानी PV कर्व का जो एरिया होगा वो ये वर्क डन का आंसर होगा। तो एरिया अपने को कौन सा कैलकुलेट करना है, एरिया अपने को कैलकुलेट करना है ये वाला, कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो W इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 सबसे पहले बेस, तो बेस यहाँ पे ये है, तो ये वाला वैल्यू अपना बेस का रहेगा। तो कितना है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे देखें 6 है, और 6 के बाद यहाँ पे 7 है। तो 7 माइनस 2 यानी ये होगा 5। उसके साथ साथ ये यहाँ पे दे रखा है कि वॉल्यूम कितना है, जो दिया है मीटर क्यूब में, तो 5 × 10⁻³ ये हो गया अपना बेस। उसके बाद अपन हाइट लिखते हैं, तो हाइट का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे देखें ये वाला 2 है, ये वाला 6 है, तो डिफरेंस हो गया
4 का, तो 4 है, लेकिन अपने को दिया है कि 10⁵ पास्कल है, तो 4 इंटू 10⁵ पास्कल। अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो देखें क्या होगा कि यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 2 को 4 से, तो 2 हो गया। यहाँ पे देखें ये 10⁵ है, ये 3 है, तो यहाँ पे 10⁻² बचा। यहाँ पे देखें 5 इंटू 2 10, तो यहाँ से जो आंसर आया वो 10⁻3 वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल है। यहाँ पे अपन आंसर देखें तो 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1000 जूल, तो इसका आंसर आ गया 1000। ये सेकंड आंसर अपना सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान अपने को प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है टेम्परेचर के क्यूब के, यानी जो गिवन रिलेशन है वो कह रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब। देन अपने से जो पूछ रहा है, कह रहा है कि Cp/Cv का वैल्यू बताइए। अपन क्या है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस इक्वेशन है उसको जानते हैं। 3 इक्वेशन अपन लिख लेते हैं, याद रखना होता है जिनको। पहला इक्वेशन होता है PV का पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है P1 माइनस गामा T का पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक इक्वेशन होता है TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये अपना प्रोसेस इक्वेशन होता है। इन तीनों को ध्यान रखें, किसी पे भी इक्वेशन बन सकते हैं। आज अपने को क्वेश्चन पूछा है सेकंड वाले रिलेशन पे कि P और T के लिए, तो अपन क्या है कि जैसे आपने वो गिवन है वैसे ही अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखें क्या दिया। अपन कह रहे हैं कि P1 माइनस गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं T का पावर माइनस गामा, आगे लेके गए। इस पे पावर अपने को 1 बनाना है, तो इस पावर को अपन आगे भेज देते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T माइनस गामा, इसको डिवाइड करेंगे तो अपन लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। चलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इस माइनस को अंदर भेज दें, तो अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे देखें गामा, ये अपन कॉमन लेके आगे ले आए तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो गामा -1। अब क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब से। तो क्यूब जो लिखा है यानी 3 है, उसकी जगह गामा अपॉन गामा -1 होगा। तो अपन कंपेरिजन करके यहाँ से लिख सकते हैं कि गामा अपॉन गामा -1 इक्वल्स टू 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 गामा मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, 3 गामा -3 इक्वल्स टू गामा, तो यहाँ से आएगा 2 गामा इक्वल्स टू 3, देन गामा इक्वल्स टू 3/2, और गामा ही क्या होता है Cp/Cv। तो इसका आंसर जो होगा वो 3/2, यानी फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। अपने से पूछा है कि P1 और P2 में रिलेशन क्या होगा। इसके लिए अपने को जो रिलेशन दिया है वो V और T के बीच में ग्राफ दिया है। तो अपन यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू NRT। PV इक्वल्स टू NRT। अपना V और T में रिलेशन है, तो मैं इस साइड V रखता हूँ, P को आगे भेज देते हैं, तो NR डिवाइड बाई P इंटू T। अपन यहाँ पे कंपेयर करें, जो इक्वेशन अपना दिख रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू mx जैसा है। बात करें m, तो m यहाँ पे क्या है, nr डिवाइड बाई p। n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, r कांस्टेंट होगा, डिपेंड किस पे, p पर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो स्लोप आया अपना, जो स्लोप है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/p। तो कह रहा है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अपन यहाँ पे देखें कि स्लोप किसका ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं कि θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी m2 ग्रेटर देन m1, यानी m2 का स्लोप यानी सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है पहले वाले से। तो अपन यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2 प्रेशर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। यानी अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो मास ऑफ हीलियम है वो 1 ग्राम है, और उसके बाद अपने को कह रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा। तो रिक्वायर्ड एनर्जी अपन जानते हैं कि Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T, बट जो C है वो प्रोसेस डिपेंड होती है। बट यहाँ पे अपने को कोई सा भी प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, तो अपन आइसोकोरिक प्रोसेस मानते हुए इसको कर रहे हैं। तो Q इक्वल्स टू N
सीवी देखिए, सीवी अपना होता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस है। तो हीलियम गैस है, हीलियम अपना मोनोएटमिक गैस होगा, तो सीवी इक्वल्स टू होता है एफ आर डिवाइड बाय 2। तो हीलियम के लिए आएगा 3r/2। तो अपन यहाँ पे सीवी की जगह लिख सकते हैं 3r/2। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखें Q इक्वल्स टू, यहाँ अपन ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कहीं पे भी R यूज नहीं किए, तो R की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखें R इक्वल्स टू रिलेशन होता है कि R इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो R की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। एक बात और करें कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट। मास ऑफ गैस कितना है, 1 ग्राम है। मोलिकुलर वेट किसका, हीलियम का, कितना होगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। वैल्यू पुट करें तो 1/4 नंबर ऑफ मोल हो गए। 3 डिवाइड बाई 2, आर की जगह अपन पुट कर सकते हैं KB इंटू Na T2 माइनस T1। जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/8 KB इंटू Na T2 माइनस T1। तो ये ऑप्शन अपना जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आंसर होगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन में अपने को दिया है कि एक ट्रेवलिंग वेव है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में है, और जो एम्पलीट्यूड दिया गया है वो 1 मीटर है। वेवलेंथ यहाँ पे 2 पाई मीटर है, और फ्रीक्वेंसी 1/पाई हर्ट्ज है। अपने को फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव देखें, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाने वाली वेव के जो इक्वेशन हो सकते हैं कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। देखिए माइनस इसलिए यूज किया कि अपन कह रहे हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो t और x के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। या इसकी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो ये भी हो सकती है कि y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ पे फाइंड करने वाली बातें हैं, एक एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, एक ओमेगा फाइंड करना है, और एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट k फाइंड करना है। तो यहाँ पे बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 1 मीटर है, तो एम्पलीट्यूड आ गया 1 मीटर। अब अपन फाइंड करते हैं ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। तो एफ को रिप्लेस कर दो, एफ कितना गिवन है 1/पाई, तो 2 पाई इंटू 1/पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का आंसर आ गया। ओमेगा के बाद अपन फाइंड करते हैं के को, तो के इक्वल्स होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई, लैम्डा की जगह अपने को क्या दिया है 2 पाई दिया है। जब सोल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है 1 मीटर। अब क्या कर देते हैं कि जो अपने को ऑप्शन में इक्वेशन दी है वो सेकंड की तरह दी है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करें तो देखें क्या होगा, y का y हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की जगह 1 रख देते हैं, चलो 1 रख दिया। साइन k की जगह क्या रखें, k की जगह 1, तो x माइनस ओमेगा की जगह 2 इंटू टी। तो ऐसा अपनी इक्वेशन देखें तो अपना पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोल रहा है, इट वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी ओपन पाइप दिया है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तब इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं कि ओपन एंड विल बी एंटीनोड। अब देखिए नोड और एंटीनोड की बात करते हैं। एंटीनोड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो अपन ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो यहाँ पे जो बनते हैं डिस्प्लेसमेंट के एंटीनोड बनते हैं। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट मोड इसका बनाए, तो फर्स्ट मोड अपना इस तरीके से बनता है, ये इसका शेप रहेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है, एंटीनोड बन रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ओड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। अब देखें ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होता है वो रेशियो होता है 1:2:3:4:5। यानी अपन कहते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में
सारी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रहती है, यानी इवन और ओड दोनों। तो सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इसमें ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगी, तो ये भी सही हो गया। थर्ड देखें, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। इसमें कह रहा है कि सभी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ओपन ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, तो ये भी राइट आंसर है, मतलब अपना सही ऑप्शन है। फोर्थ देखें, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ हैंड्स। अब देखें, जहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड बनते हैं वहां पर प्रेशर के नोड बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये अपना डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, यदि इसी को अपन प्रेशर की फॉर्म में बनाना चाहें तो जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे तो प्रेशर का नोड बनना है, और जहाँ पे नोड है वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बनना है। यानी अपन कहेंगे कि इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। देखें, इस तरीके से बनेगा। तो अपन ये कह रहा है कि प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर चेंज कितना होगा? 0 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन अपना ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो फोर्थ ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। कि किसी 250 हर्ट्ज का एक नॉन सोर्स है, इसके साथ किसी नॉन सोर्स को साउंड किया जाता है, तो अपने को 4 बीट्स मिलते हैं। तो 4 बीट्स में इसके जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो 2 आंसर हो सकते हैं। कैसे कि एक हो सकता है इसमें 4 ऐड कर दें तो 254 हो सकता है, यहाँ पे भी 4 बीट्स मिलेंगे, या फिर इसका आंसर हो सकता है 246, इस केस में भी 4 बीट्स मिलती। तो अपने जो आंसर होंगे इन 2 में से ही होंगे, लेकिन इन 2 में से कौन सा होगा उसके लिए आगे कंडीशन अपने को गिवन है। आगे क्या बोल रहा है कि द सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, यानी जो अननोन है, यही तो अपना अननोन था जिसके 2 आंसर हो रहे हैं, ये तो नोन था। कह रहा है कि अननोन का सेकंड हार्मोनिक, अननोन के सेकंड हार्मोनिक क्या होंगे? इसकी डबल फ्रीक्वेंसी, तो 254 का जो डबल करें अपन तो कितना आएगा? ये आएगा 508, और इसका अपन डबल करें तो ये डबल आएगा 492। ये अपने सेकंड हार्मोनिक आ गए। अब क्या कर रहा है? गिव्स 5 बीट्स, ये 5 बीट्स दे रहे हैं किसके साथ? जब एक नॉन सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी 513 है। तो अब देखें 513 के साथ ये कितना बीट्स दे सकता है, चेक कर लेते हैं। ये देखें 513 माइनस 508, तो यहाँ से अपने को 5 बीट्स पर सेकंड मिल रहे हैं। चलिए इसको और चेक करें, तो इसको में क्या हो सकता है? 513 माइनस 492, यहाँ जब इसको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना हो रहा है? 21 बीट्स पर सेकंड। तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बीट्स मिल रहे हैं, तो 5 बीट्स मिल रहे हैं, तो ये वाला यानी सेकंड, ये वाला 508 वाला जो है वो सही कंडीशन है। तो इसके रिगार्डिंग आंसर क्या होगा? 254। तो अपना आंसर होगा इस केस का 254 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज, यानी दोनों ये जो बॉल्स हैं इनका चार्ज इक्वल है, यानी अपने इसका क्यू मान लें तो इसका भी क्यू होगा। आगे क्या लिखा है? सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड की गई बाई ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इक्वल है। द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन देम इज आर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन अपने को आर दिया गया है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हेड। अब क्या करते हैं? इसको खींच के नीचे ले आते हैं और इस पॉइंट से, यानी ये पहले y था अब y/2 कर दिया, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब r डैश कितना हो गया वो अपने से पूछ रखा है। चलो सोल्व करते हैं। अपन मान लेते हैं कि ये जो एंगल रहा होगा वो थीटा रहा होगा। अब इसका FBD अपन बनाएं तो अपन लिख सकते हैं, देखें कि एक इस बॉल का मास m होगा, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये mg। देखिए इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स होगा, टेंशन का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये थीटा है तो अपन कह सकते हैं कि ये भी थीटा होगा, और इसमें जो फोर्स होगा वो t होगा, तो ये वाला कंपोनेंट अपन कह सकते हैं कि t cos थीटा होगा।
इसी तरीके से टेंशन का ये कंपोनेंट जो होगा वो टी साइन थीटा होगा। ये टी कोस थीटा था और ये टी साइन थीटा। अब देखें ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सन टाइप का होगा। उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे रिपल्सन बाहर की ओर होगा। वैल्यू कितना होगा के Q1 Q2, तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर होगा। तो ये अपन ने बना लिया। तो यहाँ से अपन क्या है दो इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन देखें, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अपना टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए अपन सॉल्व करें इसको डिवाइड करके, तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर एम जी। अब देखिए टेन थीटा इस ट्रायंगल से अपन लिख सकते हैं कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में ये जो हाइट होगा डिस्टेंस होगा r/2 होगा, तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपना बोले तो y हो जाएगा। तो टेन थीटा को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा r/2 और यहाँ पे y इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर एम जी होगा। अब इस रिलेशन से अपन क्या देख सकते हैं, देखें कि यहाँ पे k जो होगा वो कांस्टेंट होगा, k कांस्टेंट है। q दोनों ही केस में सेम चार्ज है। आर स्क्वेयर अपने को पूछा है कि दूसरे केस में जो आर डैश होगा वो क्या होगा, एम जी यानी मास दोनों बॉल का सेम रहेगा। तो अपन इस वाले को थोड़ा सा और सोल्व करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आर स्क्वेयर इधर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे अपना 2y बचेगा। इधर देखिए क्या बचा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एम जी। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y का पावर 1/3। अब यहाँ से क्या रिलेशन लिख सकते हैं, देखें कि दूसरे केस में आर डैश चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर डैश डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू आर डैश के रिगार्डिंग y कितना है, तो y/2 का पावर 1/3 अपॉन उस केस में कितना था, तो उस केस में था y, तो y का पावर 1/3। जब इसको सोल्व करते हैं अपन तो r डैश अपना आता है 1/2 का पावर 1/3 और इंटू r। ये अपना आंसर इस केस में आ रहा है। तो अपन ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस केस में इसके जैसे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।